हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले की वीडियो में हमने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। अब हम भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके बारे में वहाँ के शासन की स्थिति के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे कैसी कैसी व्यवस्था है। पहले हमने जाना कि पाकिस्तान में कैसे सैन्य शासन कभी रहा, कभी लोकतंत्र रहा, क्या स्थिति थी श्रीलंका की, क्या स्थिति थी नेपाल की और क्या स्थिति रही बांग्लादेश की। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और उसके अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल की हिस्सेदारी सहित कई मतभेद हैं। भारतीय सरकार ने बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन और भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन और भारत सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत का प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले और म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत में प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। क्या क्या कितने कौन कौन से मुद्दा हैं। पहला एक मुद्दा ये है कि भारत में अवैध प्रवास पर ढाका का खंडन, कि वो मानता नहीं कि अवैध प्रवास कर रहे हैं वहाँ के लोग। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, जो बांग्लादेश है वो भारत विरोधी जो जमात हैं उनका जो समर्थन कर रहा है बांग्लादेश, इसका खंडन। दूसरी बात है कि भारतीय सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने के लिए बांग्लादेश की ऐसी स्थिति है कि वो बीच में है, जिससे कि अगर जो बीच से बांग्लादेश से होकर जाते हैं तो हमें दूसरे स्तर पर पहुंचने में बहुत आसानी रहेगी। कि ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले, मतलब ढाका जो है, जो बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस हो रही है वो भारत से वो निर्यात नहीं करना चाहता है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने जैसे मसले भी शामिल हैं कि न म्यांमार खुद भी नहीं कर रहा है, न म्यांमार से भारत के होने दे रहा है ना। तो ये बात क्या है कि बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल विवाद में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने का भी आरोप लगाया इसने, है ना। भारत पे लगाया, बांग्लादेश ने ये एलिगेशन लगाए, ये आरोप लगाए। विभेदों, इतने जो सारे जो विभेद हुए, इन विभेदों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। मतलब कुल स्थिति ये है कि पाकिस्तान से स्थिति अच्छी है। हालांकि कभी ये भी पाकिस्तान हुआ करता था, जो पहले बताया गया कि आपको कि कौन सा पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। और जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन जो बांग्लादेश के साथ में हमारी स्थिति है वो पाकिस्तान से अच्छी है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया में संपर्क साधा जाने की बात है और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में निरंतर सहयोग किया जा रहा है कि कोई यदि आपदा आती है या कोई पर्यावरण जैसा मुद्दा है तो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों में इनक्लेव का आदान प्रदान किया है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों की पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता बरतकर सहयोग का दायरा बढ़ाया जाए। मतलब ये चाहते हैं, दोनों देश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की स्थिति लाई जाए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई। अब क्या है, इस संधि के तहत क्या है, ये दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे में बिना वीज़ा, पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। देखे होंगे आप, भारत में एक जो है एक सेना की एक टुकड़ी है जो गोरखा राइफल्स होते हैं, वो नेपाल के ही होते हैं, है ना। और
नेपाल से आप जाइए, नेपाल जो पशुपतिनाथ अक्सर आप लोग घूमने देखे होंगे, लोग जाते हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा जाते हैं, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यूँ कहा जाए तो इंडिया के ही लोग जाते हैं, क्योंकि इंडिया से सटा हुआ है नेपाल। तो नेपाल जाना हमारे लोगों के लिए एक मतलब आम है, बहुत आसान है। नेपाल घूमना एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है इंडिया वालों के लिए, और घूमते भी रहते हैं पर्यटन के तौर पे। उसको नेपाल को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी होता है इससे। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार संबंधी मनमुटाव पैदा हुए। मतलब पहले कुछ मनमुटाव रहे भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई। मतलब नेपाल क्या कर रहा है, चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है ना। अब वो उसे ये नहीं पता है कि चीन उसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा। मतलब यूँ कहा जाए कि चीन तो किसी का नहीं होता। धीरे धीरे नेपाल को अपने आर्थिक दबाव डाल देगा, फिर अपने मनमानी करवाएगा नेपाल से। तो नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। इससे भारत भी क्या है, नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल ले रही है और उसके नदी और पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है चारों तरफ से। ये मतलब ये नेपाल वाले सोच रहे हैं कि आंतरिक मामले में भी दखल दे रहे हैं। जल जो नदी जल विवाद है, पनबिजली पर ये क्या है, भारत अपनी आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेपाल जो है पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ है ना। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। मतलब ऐसा होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहता ही है, लेकिन फिलहाल संबंध अच्छे हैं हमारे। यह कहा जाए कि बांग्लादेश से पाकिस्तान, हमारे संबंध जो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से अच्छे संबंध हमारे बांग्लादेश से, बांग्लादेश से अच्छे संबंध हमारे नेपाल से हैं। विवादों के बावजूद दोनों देशों में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसलों पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती होने की उम्मीद बंधी हुई। अब श्रीलंका पे आते हैं। श्रीलंका और भारत की सरकारें संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। मतलब तमिल वाला वही मुद्दा, जो जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। मतलब ऐसा ना हो कि भारतीय नेता कुछ बोले ही ना, है ना। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर इस पर किए गए हैं। इसमें दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी के हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में भारतीय मदद में भी दोनों देशों को एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत के भूटान और के साथ बहुत अच्छे संबंध रिश्ते रहे हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ। भूटान से अपने काम का संचालन करा रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्रों से खदेड़ भगाया और भूटान इस कदम को बहुत बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। मतलब भूटान का साथ भी दे रहा है, इस मामले में दोस्ती निभा रहा है भारत भूटान के साथ में, क्योंकि भूटान भी भारत का साथ दे रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव का आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आपको यह ध्यान होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है, मतलब 7वें स्थान पे है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वह शक्तिशाली भी है।
इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों को भारत के इरादों को लेकर शक होना लाजिमी है। ये कहा जाए कि शक हो भी सकता है ना। दूसरी तरफ भारत सरकार अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा भारत को महसूस होता है ना। उसके भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता होगी अगर जो, तो कहीं ना कहीं भारत को भी क्या होगा, भारत को भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। अगर जो वहाँ राजनीतिक स्थिरता है, कहीं संबंध अगर जो माना किसी नेता से भारत के अच्छे हुए, बाद में दूसरा नेता आ जाता है तो उसके साथ में संबंध बेकार हो गए। उसे भय लगा रहता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अब दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जाति मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास और रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट रहती है। यह बात सही है कि इस इलाके में सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रहे हैं। मतलब ऐसा स्थिति है जो हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें क्या हो रहा है कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश उनमें खटपट बनी रहती है। इसका कारण यह है कि दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत की बीच में स्थिति बीच में है और बाकी देश भारत के इर्द गिर्द सीमा साझा करते हैं। और शांति और सहयोग के बारे में देखिए, क्या होना चाहिए शांति सहयोग के बारे में। क्या दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे से सहयोग करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये अगर जो सहयोग ना हो तो यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति बनी रहे, है ना, वो कहे हम तुम्हारे ऊपर बम डाल देंगे, वो कहे हम तुम्हारे ऊपर बम डाल देंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं, सहयोग है। अनेक संघर्षों के बावजूद भी ये दूसरे से क्या ये ऐसा लगता है कि लड़ते रहते हैं? नहीं लड़ते रहते हैं। अनेक संघर्षों के बावजूद भी दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम सहयोग करेंगे तो हमें कुछ न हम विकास कर पाएंगे और हमारी प्रगति होगी। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। दक्षिण एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क है, दक्षिण एशियाई देशों का एक बहुस्तरीय संसाधनों तो आपस में सहयोग करने की दिशा में कदम उठाया गया है, बड़ा कदम है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1985 में हुई। अब ये जो है आपसी सहयोग के लिए ही ये एक कॉपरेशन है जो दक्षिण वाला है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इनमें सहयोग करने की इन देशों में। इसकी मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। किसकी मौजूदगी का कारण? दुर्भाग्य से जो विभेदों की मौजूदगी के कारण इसमें सफलता नहीं मिली। और दक्षिण के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते, जिस साफ्टा कहा जाता है, उस पर दस्तखत किए और इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा किया कि यहाँ पर क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखाओं के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है ना। सभी देशों को फायदा होगा, ऐसा नहीं एक ही देश को होगा, भारत को ही होगा। भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो देश हैं लगे हुए हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। और क्या होगा इसके बाद? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना भी है कि सभी का सहयोग भी रहे और शांति बनी रहे। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। जो सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क थोड़ा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा लगता है, और इसको कम करने क्योंकि व्यापार को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। इसका आगे इसको कम किया जाए, कम किया जाएगा तो क्या होगा, व्यापार ज़्यादा होगा। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में से चाहता है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ छोटे देश सोच रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक चित्र द्वारा समझाया कि जनाब हूँ कारोबार, कॉमर्स, इकोनॉमी, आप भारत के साथ केवल बुनियादी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप बुनियादी मुद्दों पर क्यों करें। और यहाँ पर अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान के पाले में। ये एक द हिंदू का ये है, केशव ने बनाया, ये पाकिस्तान ट्रिब्यूनल है। भारत और पाकिस्तान के लिए 2 कार्टून इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले 2 बाहरी खिलाड़ियों की भूमिका की व्याख्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब देखते हैं व्यावसायिक और उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है कौन, भारत। ये अन्य दोस्त सोचते हैं, मतलब सशंकित रहते हैं। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा। हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने से राजनीतिक मसला पर भी ज़्यादा सहयोग, मतलब जब सहयोग होगा तो राजनीतिक जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं इनमें भी क्या होगा, इनमें भी सहयोग होगा और इनमें भी जो गतिरोध है इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़े और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हो रहे हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने में सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हो गई हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और देशों के बीच मौजूदा बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं, मतलब आवाजाही बढ़ी है। अब वीज़ा आसानी से भी मिल जा रहा है। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे उसे बाहरी ताकतों और घटनाओं पर असर पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब ये दूर हो के भी इसमें मज़ा लेते रहते हैं और इसमें जो है अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं कि हमें कैसे प्रॉफिट होगा, इनमें दखल कैसे दी जाए कि हमें प्रॉफिट हो। चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि जब आप दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आपको सपोर्ट करने में थोड़ा सा हम भी सशंकित रहेंगे कि हम आपका सपोर्ट करें कि ना करें। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर बनाए हैं। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है कौन, अमेरिका। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियाँ अपनाई हैं दोनों देशों ने। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को मूल की संख्या जो है अच्छी खासी है, मतलब इधर के लोग, इंडिया के लोग हो गए या पाकिस्तान के या अन्य इधर जो दक्षिण एशियाई देश के लोग हैं वो अमेरिका में ज़्यादा रह रहे हैं। तो फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहेगा भी, अथवा इस क्षेत्र के क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक जो हित हैं एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोग भी जानते हैं और यहाँ की सरकारें भी जानती हैं और सरकारें पर निर्भर रहती है ये बातें, है ना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और अब इसको आप एक बार देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा यह आपको कैसे लगी क्लास। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।